ये सर आज की सिचुएशन है कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है, लेकिन परसों यहाँ बहुत बुरी हालत थी क्योंकि हमारा टेंट जो था इस तरह का नहीं था। ये कल ही लगा है, परसों रात के एक्सपीरियंस के बाद। देखिए सर, एक ना बहुत बढ़िया बात बोली जाती है कि अगर आप कौम के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, तो समाज और कौम आपको भूखा नहीं रहने देगी। मुझे नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया भारत सरकार की तरफ से, जो यहाँ पे इसी मंच पे मैंने इस साल वापस किया है। तो लगातार वोटर अवेयरनेस और तो पॉलिटिक्स, आप अवार्ड वापसी गैंग का एक हिस्सा हो गए हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि इस बार तो ऑफिशियल एंट्री हो गई ना अवार्ड वापसी गैंग में। तो जी, तो ये बारिश का मौसम है, बारिश का सीज़न है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये सब लोग तैयार हो रहे हैं अपनी अपनी बारिश के लिए। आप ये देखिए किस तरह से ये लोग यहाँ पे लंगर की बात करते करते आप ये देखिए किस तरह से सब लोग रेन कोट में तैयार हो गए हैं और ये सारे के सारे रेन कोट में तैयार हो रहे हैं और आराम से चल रहे हैं। और यही एक कल्चर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसा वाकई में लगने लगा है कि कोई एक डिफरेंट कल्चर के लोग हैं जिनको हम लोग नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था अगर अपनी बात करूँ। बट यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एक अलग सा, अजीब सा, बेहतर सा आपको एक सुखद माहौल की अनुभूति भी होती है। और जिस तरह से बारिश में मैं देख पा रहा हूँ लोगों की जो हिम्मत है, हौसला है, वो डगमगा नहीं पा रहा है। ये ठंड और ये बारिश लोगों के हौसले को कमज़ोर नहीं कर पा रही है। इसका कारण क्या है? क्या वाकई में इनके जो हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जो अपने हक की बात करते हैं, जो अपने किसानों के बिल की बात करते हैं, जिनको लगता है कि अगर ये बिल पास हो चुके हैं, जिस तरह से कानून बन गया है और ये वापस नहीं हुए तो ऐसे ही कंडीशन में इनकी ज़मीनें चली जाएंगी, इनसे ज़मीनें छीन ली जाएंगी, ऐसा जो इनका डर जो मन में है वो ख़त्म करने के बिना जब तक ये बिल रद्द नहीं कराते, कानून रद्द नहीं कराते, ये वापस नहीं जाने वाले हैं, ऐसा इनका हौसला है। और जब ये ठंड और ये बारिश इनका हौसला नहीं तोड़ सकी तो फिर आप कैसे? ये देखिए, मिडलेट लंगर सेवा फाउंडेशन है, सर्विंग ह्यूमैनिटी। यहाँ पे लोग बारिश से छुपे हुए भी हैं, बच भी रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो लोग लंगर खा रहे हैं, इसमें जो बच्चे हैं और कुछ ऐसे लोग भी इसमें हो सकते हैं जो लोग यहाँ पे आसपास के लोग होंगे, वो लोग भी हैं। और सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लंगर खा रहे हैं बारिश में, कहीं किसी भी तरह से न लंगर। ये देखिए, इनिशिएटर्स ऑफ चेंज फ्री मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप है। सब लोग अपनी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बेहतर ढंग से सब लोगों को मिल पाए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है दवाइयों का, और जो इनका थोड़ा बहुत जो चेकअप वगैरह करते हैं, डॉक्टर्स भी हैं शायद इनके पास में, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आइए इनसे मैं बात करते हैं कि क्या डॉक्टर्स भी इनके पास हैं, क्या किस तरह से करते हैं। बॉस आइए, आगे आइए। हाँ, आप मैम तो खा रही हैं तो इसलिए जी। आप यहाँ पे जो मेडिकल कैंप चल रहा है आपका, तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं या सिर्फ जनरल फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट हैं? तो फार्मासिस्ट हैं तो किस तरह के जो ट्रीटमेंट्स तक की आप लोग दवाइयाँ दे देते हैं? एक्चुअली यहाँ जनरल एलिमेंट्स हैं, लाइक हेडेक है, जी घबरा रहा है, एसिडिटी है, थ्रोट इन्फेक्शन है, डेंटल पेन है, बेसिकली ये चीज़ें। या फिर हाँ, कट्स एंड वुंड्स हैं, वो ड्रेसिंग कर देते हैं। जो मतलब इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो उनको। चीज़ है। तो अभी जैसे इस तरह से बारिश हो जाती है बीच बीच में, कल भी बारिश हुई, परसों भी बारिश हुई, आज भी बारिश हो रही, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कहाँ और कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि पानी नहीं आ पा रहा है, बट बाकी लोग जैसे अलग अलग टेंट्स में पानी आ जाता है, वो लोग कहाँ जाते हैं या यहाँ पे भी कुछ लोग आ जाते हैं? ये सर आज की सिचुएशन है कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है, लेकिन परसों यहाँ बहुत बुरी हालत थी क्योंकि हमारा टेंट जो था इस तरह का नहीं था। ये कल ही लगा है, परसों रात के एक्सपीरियंस के बाद। वो तरपाल लगी हुई थी। एक चैलेंज था इन सब चीज़ों को भी बचाना और अपने आप को भी बचाना। डैट वॉज वेरी चैलेंजिंग। फिर उसके रेनकोट्स बांट रहे हैं और क्या कहते हैं, तारपीन जो होती है सबको बांट रहे हैं। आप देखिए ये सबने वहाँ पहने रेनकोट्स, ये हम प्रोवाइड, जितनी हमसे कोशिश हो रही है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी और भी एनजीओ है जो रेनकोट्स, अम्ब्रेलास, नीड बेस्ड असेसमेंट की जा रही है हर टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रेनकोट्स या और भी जो नीड बेस्ड सर्विसेज हैं वो। things, many things, even sanitary napkins, even diapers, even the daily moisturizers, even the knee caps and the crepe bandages, we are providing that. जी, तो ये जो सर्विसेज चल रही, मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे आ रहा हूँ, ये लगातार यहाँ पे कैंप है, तो ये कितने दिन से, कौन सी डेट से शुरुआत हुई थी इसकी यहाँ पे, और कब लगा कि आप?
26 नवंबर जिस दिन ही सारे किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन का एक कॉल दी थी, तब से हमारा स्टॉल लगा था। तो पहले हमारा स्टॉल पीछे था, लेकिन आज जैसे देखते हैं कि किसान किस तरह हर रोज़ बढ़ रहे हैं, तो हमने अपना स्टॉल एक्सपैंड किया है। और आगे गाज़ीपुर बॉर्डर पे हमारे फाउंडर है गौरवदीप सिंह जी, तो गाज़ीपुर बॉर्डर पे हमारा एक कैंप बढ़ रहा है और वहाँ पे हमने अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 150 लोगों के लिए, 150 किसानों के लिए सोने की व्यवस्था की है। एंड टेंट सिटी वहाँ पे टेंट सिटी भी आप, तो इसके फाउंडर कौन है? तो मैं बात करना चाहूँगा उनसे। जी, आप कभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे तो बताया कि आप फाउंडर हैं इसके, क्या नाम है आपका? गौरवदीप सिंह। गौरव, ये जो इनिशिएटर्स ऑफ चेंज, ये क्या एनजीओ है या आपका स्लोगन है? इट्स एन एनजीओ सर। ये 6 साल से चल रही है, यूथ एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस मकसद पे काम कर रही है कि समाज की जिम्मेवारी नौजवान खुद लीड करने के लिए आगे आए। तो ये मेडिकल कैंप की जगह पे हम और भी बहुत जगह पे और जगह पसंद। गौरवदीप सिंह नाम है आपका। गौरव, क्या एज है आपकी? मेरी 24। 24 साल हो जी। कब से शुरू किया? 6 साल पहले जी, 18 का था। जब 18 के थे। तो इसके अलावा भी कोई काम करते हैं आप? पहले आई वॉज अ जर्नलिस्ट। मैंने 3 साल एज अ न्यूज़ एंकर काम किया है। उसके बाद एक रिलीजियस न्यूज़ चैनल में काम किया। पिछले 1.5 साल से आई एम अ फुल टाइम सोशल एंटरप्रेन्योर, तो इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज को फुल टाइम संभाल रहा हूँ। फुल टाइम संभाल रहे हैं। तो गौरव, जैसे आप बहुत यंग हैं, 24 के अभी हैं और आप कह रहे हैं मैं 6 सालों से ये चला रहा हूँ, यानी कि जब 18 के थे, तो ऐसा विचार आपके अंदर क्यों आया कि आपको इस तरह के काम में जाना चाहिए? और फैमिली को फीड करने के लिए, जैसे हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा बड़ा होके कुछ बढ़िया करेगा, पैसे कमाएगा, कनाडा जाएगा या यूरोप जाएगा। आपके यहाँ पंजाब में तो खास तौर से ऐसा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आपने अपने पेरेंट्स को मनाया या वो राजी हुए? देखिए सर, एक ना बहुत बढ़िया बात बोली जाती है कि अगर आप कौम के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, तो समाज और कौम आपको भूखा नहीं रहने देगी। तो जो बात आप पहले अर्निंग की कर रहे हैं, तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल क्या होता है? खालसा एड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और हज़ारों एनजीओज़ हैं, उनका एडमिन एक्सपेंस होता है। तो हमारा जो खर्चा है वो उससे निकल जाता है। ऐसा नहीं है, हाँ लग्जरियस लाइफ की ना तो कभी शौक़ था और इसीलिए इस फील्ड में आए कि लग्जरियस लाइफ का शौक़ नहीं था। अभी भी 40 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, तो अपना खर्चा जो है वो चल जाता है। तो घर वालों को भी आज पैसा हम क्यों कमाते हैं? ताकि हमें इज़्ज़त मिल सके, और इज़्ज़त इससे डायरेक्टली मिल जाती है और खर्चा भी निकल रहा है। तो पैसे की क्या ज़रूरत है? क्या करना है इतना पैसा दुनिया में? आज अंबानी जी को भी पूछें कि इतना पैसा करना क्या है? इज़्ज़त चाहिए ना, इज़्ज़त कमा लो दुनिया के प्यार से। तो वो लगे हुए हैं, उस काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे आज 40 दिन टोटल हो गए, इस मूवमेंट में टोटल 100 दिन हो चुके हैं। 25 सितंबर से लगे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि इस मूवमेंट में 100 दिन हो चुके हैं, यहाँ 40 दिन हो गए, तो बाकी के दिन जो 60 दिन थे वो कहाँ और कैसे लगे? आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूशन किया? सर 25 सितंबर को पहला भारत बंद हुआ था, जब इस मूवमेंट को शुरुआत दी गई थी। अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये लॉ पास हुए हैं। उससे पहले 25 सितंबर को पहले भारत बंद में हम वहाँ पे थे। इसके साथ साथ लगातार 25 सितंबर से 25 नवंबर तक हमने शहरों में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, सो दैट अर्बन यंगस्टर्स को ये बताया जा सके ये जो किसानों का मोर्चा है, ये सिर्फ किसानों का नहीं है, ये हम सबका है। क्योंकि अन्नदाता को अगर कोई तकलीफ आती है तो वो सबको ही आएगी, मुझे भी आएगी, इससे भी आएगी। ये सब शहरी नौजवान हैं। यहाँ पे दिल्ली से बच्चे सेवा कर रहे हैं, एक नेपाल से भाई आया है। सबको प्रॉब्लम आएगी, देश की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमें समझ के चलना पड़ेगा कि ये जो मुद्दा है ये किसान का नहीं है, ये सबका है। तो उसी पे काम चल रहा है और लगातार शहरी धरने ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उसके बाद लगातार मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोबिलाइजेशन में काम कर रहे थे। 25 नवंबर को जब चले तो दराहा में लंगर लगाया, फिर यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे लगा कि लंगर बहुत है, मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मेडिकल कैंप की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अरेंज करने के लिए काम किया। जी, तो गौरव, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जब लगा कि भाई मेडिकल कैंप की आवश्यकता है, तो किस किस तरह की अभी पिछले 6 सालों में अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं तो आपने अभी तक कितना, अगर यूं कह रहे हैं कि क्या क्या सर्विसेज दी हैं, कितने फंड्स इसमें मोबिलाइज हो गए? सर देखिए, बड़ी बात ये होती है कि फंड्स की बात नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी हैव डन, मैं फंड्स की बात इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे कहीं उससे वो देखना, बट मैं ये समझना चाहता हूं कि कितनी सर्विसेज दे दी गई। आपका चैनल का नाम सर ब्लंटली स्पीकिंग है ना? तो शो का नाम मेरा ब्लंटली स्पीकिंग है, चैनल संजीवनी टीवी। संजीवनी टीवी के ब्लंटली स्पीकिंग पे मैं ब्लंटली ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फंडिंग की बात है, ये भी एक बहुत कमाल की बात है कि यहाँ पे बहुत लोग फंडिंग पे भी सवाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पहले दिन आए तो हम डिब्बों में मेडिकल किट्स लेकर आए थे, हमारी जेब से 5,000 रुपये लगे। फिर एक यहाँ पे पीछे कोई वो पान का खोखा था, उन्होंने अपना बेड दे दिया कि यार यहाँ पे हम बंद कर रहे हैं, आप यहाँ पे लगा लियो। वहाँ पे लगा लिया। फिर ये भाई आया, ये कहता टेंट मैं लगा दूंगा, तो इसकी फैमिली ने टेंट लगा दिया। फिर कोई फैमिली आई, वो दवाइयाँ दे गई, और फिर कोई फैमिली आई, कंबल दे गई बांटने के लिए। अभी कोई परिवार सेवा करने आया, कल इस टेंट पे 50-60 हज़ार रुपये लगे। कोई आए, वो हमें बोल के चले गए आप बारिश में भीग रहे हैं, आप ये टेंट लगा लीजिए, तो ये कल लग गया।
हमने एक पैसा भी अपनी पॉकेट से यहाँ पे नहीं लगाया और ना ही हमें रेस करने की ज़रूरत पड़ी। तो जो पंजाब में भी हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो मंथली डोनर्स पे चलते हैं, 2000 रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के जो डोनर्स हैं वो चलते हैं। उसके अलावा हमने केरला फ्लड रिलीफ में काम किया है, पंजाब फ्लड रिलीफ में काम किया है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा वोटर अवेयरनेस का काम बहुत बड़े लेवल पे चलता है पूरे पंजाब में और दिल्ली में, जिसके चलते मुझे नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया भारत सरकार की तरफ से, जो यहाँ पे इसी मंच पे मैंने इस साल वापस किया है। तो लगातार वोटर अवेयरनेस और तो पॉलिटिक्स, आप अवार्ड वापसी गैंग का एक हिस्सा हो गए हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि इस बार तो ऑफिशियल एंट्री हो गई ना अवार्ड वापसी गैंग में, तो वो भी चल रही है। जी, अभी आपको क्या लगता है जिस तरह से स्थितियां हैं, आप जैसे नौजवान हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उनको किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है सब आप जैसे घर छोड़ के ना आ सकें, डिसीजन इतना बड़ा ना ले सकें कि भाई हमें जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या लोगों की सेवा करनी है। उन्हें हो सकता है उनके सपने हो, उन्हें भी कनाडा जाना हो, यूरोप जाना हो, अमेरिका जाना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के युवा को? मेरा सब युवाओं को एक ही संदेश रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको घर छोड़ के काम करना है, ये नहीं ज़रूरी कि आपको 24 घंटे काम करना है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि जब कुछ चल रहा है वहाँ पे अपना योगदान ज़रूर दें। अब यहाँ पर किसान मर रहा है और हम न्यू ईयर पार्टियाँ करते रहें तो वो जचता नहीं है। हमारे खुद के लोग, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, ये बैठे हैं हमारे साथ, तो अगर ये बारिश में भीग रहे हैं और मैं जाकर क्लब्स में पार्टी करूँ और स्टोरीज डालूँ तो वो मेरी इंसानियत ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। फिर जालिम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो ये सब नौजवानों को मैं बोलता हूँ कि आप जब भी करें, जो भी करें, आप ये ज़रूर कोशिश करें कि आप यहाँ पे कुछ 1-2 दिन बिताएं, किसानों के साथ बैठें, बुज़ुर्गों के साथ बैठें, उनकी सेवा में 2 दिन लगाएं, ताकि हमारे अंदर की जो इंसानियत है वो ज़िंदा रहते। जी, आप यंग हैं, आपको पता है सारा, आपने स्टोरीज़ की भी बात कर दी, यानी कि जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे जो डालते हैं, और जिस तरह से कैंपेन्स कह लें या कुछ लोग हैं ऐसे जो इस किसान आंदोलन को गलत निगाहों से, गलत ढंग से देख रहे हैं, उसको उसी ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो पिज़्ज़ा यहाँ पे बढ़ता है, उसका लंगर लगता है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, या कभी गाजर के हलवे पे या मूंग दाल पे हलवे पे या देसी घी के पराठों पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, या जीन्स पहनने पे या इंग्लिश बोलने पे और न जाने कौन कौन सी मसाज चेयर्स आ जाने पे उन पे प्रश्न लगाते हैं कि भाई उनको इतनी सुविधाएं मिल रही तो वो किसान तो हो ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है जो इस तरह की बातें करते हैं ये किसानों को इन्होंने कभी नज़दीक से नहीं देखा है, या उन किसानों को ही देखा है जो टीवी पे दिखाया गया है, या उस किसान को ही देखा है जो आत्महत्या करता है या परेशान रहता है या जो महाजन के सामने गिड़गिड़ाता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसानों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो नहीं है। अगर किसानों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो यहाँ पर किसान आकर अपने हकों के लिए ऐसे बैठा मत होता। पर किसान में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है दिल की अमीरी। उस दिल की अमीरी को समझना पड़ेगा हम सबको कि यहाँ पर जो एक किसान एक दिन के लिए भी बैठा है, उसकी अगर 1 एकड़ ज़मीन, उसके पास अगर 1 एकड़ ज़मीन भी है तो उस 1 एकड़ ज़मीन का भी वो मालिक है और वो राजे जैसे बैठा है, वो लोगों को खिला रहा है। अगर वो पिज़्ज़े का लंगर लगा रहा है तो पिज़्ज़े का जो बेस है वो उसके खुद के खेत से बनता है। अगर वो ऊपर चीज़ डाल रहा है तो वो चीज़ भी उसके खुद के डेयरी से बनता है। तो ये उसकी दिल की अमीरी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे लग्जरीज़ की बात की जा रही है। अब ये जो पैसा लग रहा है, ये जो कम्युनिटी है ना, अब लगता है मोदी जी ने और ये जो नेशनल मीडिया उनके साथ है, इन्होंने पंजाब को देखा ही नहीं है बहुत सालों से। क्योंकि पंजाब की जो आपने बात की कि कनाडा चले गए, यूरोप चले गए, उनके अंदर पंजाब आज भी बस रहा है और ये उन्हीं किसानों के बच्चे हैं। और वो अपने माँ बाप को, अपने दादाओं को, दादियों को सड़क पर ऐसे तो नहीं रुलने देंगे। अगर मेरे घर में पैसा ना भी हो और अगर मेरे बाप दादा को सड़क पे बैठना पड़े तो मैं घर बेच के भी यहाँ पे आके उनको फैसिलिटी अरेंज करवा के दूंगा, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं। तो ये बच्चे वहाँ पे जो कनाडा में बैठे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो अपने घरों की मदद करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। घरों की मदद करने, एक और प्रश्न चलते चलते मैं करना चाहूँगा। अभी जैसे आप सारी चीज़ों कर रहे हैं, अभी जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे 850 टेंट वगैरह आप भेज दें, तो वो टेंट कहाँ के लिए, कैसे, उसके लिए फिर अगेन है कि पैसा वगैरह कैसे अरेंज कर रहे हैं? क्योंकि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि एकदम से कोई डिमांड आ जाती है, तो एकदम से फंड्स कैसे अरेंज हो? फंड्स अरेंज ऐसे होते हैं सर, जैसे मैं अपना बता देता हूँ। मेरा तो बहुत ईजी सिस्टम है कि मेरे साथ बहुत सारे नौजवान जुड़े हुए हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल देता हूँ कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये इतने पैसे लग रहे हैं, ये रहा वेंडर, कौन करके देगा? तो 1 घंटे में कोई बोल देता है यार हम कर देंगे, आप कर लो, तो बात ख़त्म। ये फंड्स इकट्ठा करना ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हम किसान यूनियन से मांगते हैं। ये सारा काम बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि लोग सेवा करना चाहते हैं। उनको अगर
जस्टिफाइड जरिया मिल जाए, सीधा वेंडर से कनेक्ट करवा दिया जाए तो काम हो जाता है। अभी ये टेंट का खर्चा कर रहा है भाई, इनकी फैमिली सीधा वेंडर को पे कर रही है, तो हमें उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमने काम अरेंज हो गया, काम हो गया। जैसे कह रहे हैं कि आप टेंट का अभी खर्च कर रहे हैं, तो आप इनके संपर्क में कैसे आए गौरव के? मैं भी इनके संपर्क में, जैसे भाई ने बताया कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देते थे, उसी के थ्रू मैं भाई के उसमें टच में आया कि उनको मैंने बताया कि मैं आपको क्यों लगा कि आपको भी कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ पैसा डोनेट करना चाहिए? हमारे अपने लोग हैं सारे फार्मर्स जो हैं, ये पूरे देश की जो रोटी है उसके जो मेन कह सकते हो जिम्मेवार हैं, तो अगर वो लोग सड़कों पे आगे फिर हम क्या खाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ रहते हैं? सोनीपत का ही रहने वाला हूँ। सोनीपत के रहने। आपको क्या लगता है कि सरकार जो ये बिल की बात कर रही है और किसान जो बात कर रहे हैं, ये इसमें कोई बीच के समझौते का रास्ता आपको समझ में आता है? आप काफ़ी यंग हैं, आप चीज़ों को समझें या दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो? मेरे ख्याल तो इसका समझौता अब वही है कि या हाँ ना में बात होगी, मोस्ट प्रोबेबली हाँ ही उनको मानने ही पड़ेंगे ये जो रूल जो मतलब दोनों तरफ से, जब किसानों की भी हट है और उनकी भी हट है। हाँ। अच्छा, जैसे चलिए, तो अभी अब आपको सपोज करिए जो टेंट की आपने बात करी, तो इससे पहले भी आपने कभी कहीं कंट्रीब्यूट किया है? आपको लगा कि हाँ, मुझे जिस तरह से गौरवदीप ने कहा कि भाई मैं मैसेज डाल देता हूँ और लोग इस तरह से आगे आके कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे पहले भी कभी आपको मौका लगा ऐसा कि कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, या यहीं पर लगा कि नहीं, फर्स्ट टाइम आपको लगा कि नहीं मुझे कुछ जानना चाहिए? बेसिकली मेरे जैसे सोनीपत शहर है, तो मेरे भाई का भी एक एनजीओ उसने रिसेंटली शुरू किया था, तो उस एनजीओ के दौरान हम लोग कपड़े इकट्ठे करके, जो लोगों को कपड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं यूज़फुल रहते, तो वो लोग हम कपड़े इकट्ठे करके अपने गुरुद्वारे में इकट्ठे करके, हम जो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे कपड़ों की कमी रहती थी, कुछ लोग खाने को यानी कि जो कपड़े वगैरह वो जो उस तरह से आपने प्रोवाइड कराए जी था। जो चेंज इनिशिएटर्स ऑफ चेंज के जो फाउंडर थे गौरवदीप सिंह, उनके साथ उनके दोस्त थे जिन्होंने यहाँ पे टेंट वगैरह का अरेंजमेंट कराया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत है, संवेदनाएं हैं, तो आपको अपने आप काम सूझ जाते हैं, आप करते हैं। अब सरकार के अंदर ये संवेदनाएं अगर उनके अंदर भी आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि इन किसानों को, इन बालकों को, इन महिलाओं को, इन बुजुर्गों को यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठे, इन्होंने कहा कि आप हमसे भी बात करिए, तो मैं इनसे भी बात करूँगा और आप गौरवदीप के संदेश को सुनिए, समझिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह से, आप जानते हैं कि मैं अपने शो रूट कॉज के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करता रहता हूं कि समाज, सोसाइटी हमें इतना कुछ देती है और अगर हम उसे जब चाहें किसी भी रूप में, किसी भी ढंग से वापसी दे सकते हैं। चाहे वो आप शिक्षा अगर लोगों को करा दें तो दे सकते हैं, लोगों को भोजन करा दें, लोगों को पानी पिला दें, लोगों को कपड़े दे दें, यानी कि जो आपके पास क्षमता है वो आप वापस कर दें, तो मैं समझता हूँ आपके ऊपर जो समाज का कर्ज है वो ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद, नमस्ते।